क्लास 9 अध्याय 2 अर्थशास्त्र संसाधन के रूप में लोग। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय संसाधन की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश की कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देते हैं। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। एक मानव संसाधन यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम उसके नकारात्मक पहलू देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, तो जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उचित उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भौतिकी, मशीनों तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व के किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। योजना आयोग, भारत सरकार। मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? यह उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? यह उससे अधिक है। मानव पूंजी के बारे में यही मानव पूंजी है। संसाधन के रूप में लोग मानव पूंजी के बारे में पढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए। चित्र 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के किस प्रकार परिसंपत्ति है? उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक पहुंच पाता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल संख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित में से दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। दो मित्र बिलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी मां शीला घर का काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत के काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी मां की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़ लिखे
वे उस गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिससे उसे शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसे पढ़ना शुरू किया और उच्चतम माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर से व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभागी था और आरंभ से ही पढ़ने में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। विलास एवं शकल की कहानी। विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदता और निकट की मंडी में बेचती थी। वो मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने की रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपने माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। पास से गांव में झुग्गी इलाके में पाए गए उनकी उम्र किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करे कि जो विलास या शकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। विलास गठिया का रोगी था। उसे डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालन पोषण के लिए उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा में उसे श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादन में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सका। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उचित प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी के निवेश की तरह है। एक बच्चा जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहत योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं की अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों को आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों के विशेष रूप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों के कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी और विकसित बने। क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक की और तीसरे क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। पुरुषों और महिलाओं के
आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विकास मछलियाँ बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, यानी इंडस्ट्रीज। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा इत्यादि शामिल किए गए हैं। इस क्षेत्रों में क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्र के आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य की क्रियाओं के लिए परिश्रम का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु का या सेवाओं के उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्ति को स्वलेखा उत्पादन करता है। क्रियाकलाप अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसी से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके काम को आप 3 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में रखेंगे। बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक विलास के गाँव के बाजार में मछली बेचता है। विलास अपने बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं, गैर आर्थिक देख लीजिएगा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिससे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया गया जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजारों में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। तथापि उन क्षेत्रों और उच्च कौशलों वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा क्षेत्र में सबसे अधिक आकर्षक करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिसमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा के रूप में व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल के निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंतर्देश में समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षरता और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां है। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इससे उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा की योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक
पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष ध्यान जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय है, जैसे प्रति निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यालयों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवहारिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए के बढ़कर 2020 से 21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गए हैं। 99,300। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 52 0.64% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% बजटीय अनुमान हो गया है। इसके बावजूद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 2020 से 21 उसका आगे है तो ये पढ़ लेते हैं। व्यक्ति के एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संयोजन पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमि को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घटकर 2.8% बताया गया है। इसे साक्षरता दर 1951 से 18% बढ़कर 2018 में 85% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया गया। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर 16% पर अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 में केरल में कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% है। वर्ष 2019 से 20 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 7,78,842 लाख से भी अधिक गांव में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच छोड़ने की उच्च दरों ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूल के बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के कारण केंद्रीय सरकार की यह समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूली लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों का धारण, उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों के भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु के वर्ग को 27% तक वृद्धि 2018 में रही है। यह विश्व के औसत 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना है, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, औपनिवेशिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के अभिसरण पर केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विषय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा महाविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि थे। छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देखें। स्वास्थ्य फर्म का उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित हो जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वास्थ्य कर्मियों के बराबर कार्य नहीं कर पाएगा? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति, स्त्री पुरुष संगठन या समग्र विकास को अपने योगदान स्वास्थ्य की जांच के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए बच्चे
शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष में कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पिछले जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पिछले मरने वाले लोगों की संख्या के रूप में है को अधिकतम करने में सक्षम होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपनी कल्याण करने के लिए एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत की सरकारी निजी क्षेत्रों में प्राकृतिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया। इन उपायों को अपनाने के लिए जीवन प्रत्याशा बढ़ कर वर्ष 2016 से में 69.4 वर्ष अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 से 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.0 2018 में और मृत्यु दर 6.2 2018 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल सुधार के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने के शिशु मृत्यु दर घटती है। संबंधित वर्षों में स्वास्थ्य आधारित संरचनाएं। बेरोजगारी, ये पढ़ लेते। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिसमें मौलिक सुविधाएं नहीं हैं। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ राज्य अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। बेरोजगारी, शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज में बच्चों के देखभाल तथा खेती का काम अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारा करते थे। क्या आप शीला और जीतू सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाएगी जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकेंगे। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति के जनसंख्या में नहीं हो सकती। न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच हो। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है। वो अपने घर से बाहर जाकर परिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिसका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। भारत के संदर्भ में ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आधारित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अधिकांश लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परियोजना में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हुए, जिसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेती की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है
और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न के रूप में बेरोजगार होते हैं। शहरी क्षेत्रों में मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अनेक युवा बेरोजगार पाने में असमर्थ है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवक में बेरोजगार अधिक तेजी से बढ़ रहा है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक के साथ कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी के आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और उसके साथ समाज में जीवन की गुणवत्ता का बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसे स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली में अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अधिकतर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिससे उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायी तो बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादक वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जा सकती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद की कोई भी अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार की एक विशेषता है। यदि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्रक क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते या चप्पल ठीक कराए तो कितना भुगतान किया है? में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार को अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार की परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाले अर्थव्यवस्था को क्षेत्र कहते हैं। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है। आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव में अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनने, अपने बच्चों को पढ़ाने और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेता था। इसमें से एक परिवार अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौटा। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियर का एक नया काम सृजित हुआ और वही उसकी पूर्ति हुई। गाँव में उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। इससे उसे अच्छा लाभ हुआ जिससे उसे अपने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे, इसलिए पंचायत गांव में स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत
को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद के लिए स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ, किसानों को कपड़ा खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाले समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई है। यह समृद्धि का प्रारंभ है। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ किसी नए काम का औपचारिक रूप में कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी है जहां मानव पूंजी के उठते स्तर उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया।